हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज मेडिकल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो हम इस सीरीज़ के अंदर पूरी कंप्लीट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की स्टडी करेंगे, जिसमें हम कॉलेज लेवल और अपना कंपटीशन लेवल दोनों को हम इसमें इंक्लूड करेंगे और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक जो है हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज की अपनी फर्स्ट क्लास है, इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपना टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि एनाटॉमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है उसके बारे में हम आज इसमें जानने वाले हैं। मेरा नाम है अजय गोस्वामी और आप देख रहे हैं ये वीडियो एजी मेडिकल के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन कि एनाटॉमी होती क्या है, फिजियोलॉजी क्या होती है, फिर उसके बाद में इसके आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करें एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी क्या है? इट इज़ द साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि अपना जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ये किस प्रकार से इसकी बनावट है, कैसे ये बनी हुई है, इसकी जो साइंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो स्टडी की जाती है, बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो कि कोई रूम है। ठीक है, अब वो जो रूम है, वो उस रूम जो आपको इतना बड़ा जो रूम दिख रहा है, क्या ऐसा तो वो था नहीं कि वो पहला डायरेक्ट इतना बड़ा बन गया हो, कहीं ना कहीं पहले उसकी शुरुआत होगी उसके बनने की। तो हमने देखा कि जो रूम है वो छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, तब जाके जो है पूरा पूरा जो है रूम का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार से हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी ना, जो इतनी बड़ी बॉडी सिस्टम है वो एक साथ तो आया नहीं है। जब इसका जो फॉर्मेशन होता है वो भी कहीं ना कहीं एक छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो वो जो पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्ट्रक्चर, जो पूरी जो सिस्टम होता है, उसका जो स्टडी की जाती है वो किस में की जाती है? अपने एनाटॉमी में की जाती है। ठीक है, तो एनाटॉमी क्या है? द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर या फिर साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम बॉडी की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा जो योगदान देखने को मिला वो किसका था, यानी कि फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है? तो अपने फादर ऑफ एनाटॉमी है एंड्रियाज वेसेलिस। ठीक है, इनको हम फादर ऑफ एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं कि फिजियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, अब हमने बात कर ली कि जो स्ट्रक्चर है उसको तो हम क्या बोलेंगे? एनाटॉमी में स्टडी करने वाले हैं। लेकिन जो जितने भी स्ट्रक्चर्स है, जितने भी अपने पास जो बॉडी के पार्ट्स है, ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी सेल्स है, जितने भी टिश्यूज है, वो कैसे काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे मिलके काम करते हैं, कैसे वो फंक्शन करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से जो है हमें जो है बहुत सारी जो है क्रियाएं देखने को मिलती है। जितनी भी जो एक्टिविटीज़ होती है उनकी जो स्टडी की जाती है, जितना भी जो फंक्शन किया जा रहा है बॉडी के द्वारा, उनकी जो स्टडी की जाती है वो की जाती है अपने फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो इट इज़ अ साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन। फिजियोलॉजी क्या है कि बॉडी फंक्शन की जो साइंस है उसे हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फिजियो मीन्स क्या होता है? अपना फंक्शन, और लॉजी मीन्स क्या होता है? टू स्टडी करना। ठीक है, लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी और फिजियो यानी क्या होता है? फंक्शन, यानी फंक्शन की स्टडी करना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो अगर हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स है उनकी स्टडी करेंगे तो एनाटॉमी कहलाएगी, और वो जो स्ट्रक्चर्स है किस प्रकार से फंक्शन कर रही है, किस प्रकार से अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, तो वो जो स्टडी कहलाएगी अपनी फिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ फिजियोलॉजी, यानी जो फिजियोलॉजी है जिसके बारे में किसने बताया, सबसे ज़्यादा किसका रोल था इसमें, तो अपना कौन है? अपने क्लाउड बर्नार्ड। ठीक है, तो जो फिजियोलॉजी के जो फादर है वो अपने कौन है? क्लाउड बर्नार्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अपना जो बॉडी है, ठीक है, उसके कितने लेवल है, ये जो बॉडी है किस प्रकार से बनती है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से लेवल्स हैं। तो अगर हम बात करें लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार से बनती है, तो इसके कितने लेवल है? अपने 6 लेवल है। ठीक है, बॉडी का जो लेवल है बनने का, जो फॉर्मेशन स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेशन है वो 6 लेवल्स के द्वारा होता है। सबसे पहला आता है अपना केमिकल लेवल। ठीक है, यानी कि जो अपने एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बाइंड अप होते हैं। बाइंड अप होकर क्या करते हैं? एक बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। फिर उसके बाद में जो है सेल का फॉर्मेशन होता है। तो जो केमिकल लेवल पे होता है, जो एटम और जो मॉलिक्यूल लेवल पे जितना भी फॉर्मेशन होता है, जितना भी स्ट्रक्चरल बाइंड अप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल लेवल कहते हैं। ठीक है, आगे हम इसको अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले इसके नाम देख लेते हैं अपन एक बार। तो पहला है अपना केमिकल लेवल। केमिकल लेवल में हम क्या करेंगे? एटम और मॉलिक्यूल्स के बाइंड अप के बारे में, उनके बीच में बनने वाले बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से जो है ये बाइंड अप होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं। फिर जैसे केमिकल लेवल कंप्लीट होगा, केमिकल आपस में बाइंड अप हो जाएंगे, तो वो किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? सेल का। ठीक है,
किसका फॉर्मेशन करेंगे, सेल का। तो सेल का जो फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो कहलाएगा सेलुलर लेवल, जिसके अंदर जो है जो केमिकल्स एटम मिलके क्या बनाएंगे, सेल्स बना लेंगे, ठीक है। तो वो कहलाएगा सेलुलर लेवल, जिसमें अपनी जो बॉडी है पूरी सेल से बनी होती है। इसके बाद बात करते हैं कि टिश्यू लेवल में क्या होता है कि जो सेल्स हैं, अब बहुत सारी सेल्स हो जाएंगी, वो सेल्स आपस में क्या होंगी, बाइंड अप होंगी, बाइंड अप होके क्या करेंगी, एक टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी और इस प्रकार से जो है बहुत सारे अलग अलग टाइप के वो टिश्यूज बना लेंगी। इसे हम बोलेंगे टिश्यू लेवल, ठीक है। इसके बाद में आता है अपना ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में क्या होता है कि सेल्स कंबाइंड हुई, बाइंड हुई, तो टिश्यू का फॉर्मेशन किया। अब जो अलग अलग टाइप के टिश्यूज है, या फिर हो सकता है सेम टाइप के टिश्यूज है, वो आपस में क्या होते हैं, बाइंड अप होते हैं और जो नई स्ट्रक्चर बनाते हैं, नई स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन करते हैं उसे बोलते हैं अपन ऑर्गन, और इस लेवल को क्या बोलेंगे, ऑर्गन लेवल, ठीक है। तो अपना जो बॉडी है वो एटम मॉलिक्यूल से बनना शुरू होती है, फिर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, फिर सेल्स बढ़ती जाती है, फिर किसका फॉर्मेशन होता है, अपने टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। जब टिश्यू आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, वो ऑर्गन का। जब ऑर्गन आपस में क्या होंगे, कंबाइंड होंगे, बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिल जाएंगे तो वो बनाएंगे क्या, सिस्टम, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोले तो तंत्र बोलते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया। इस प्रकार से क्या करते हैं, सिस्टम्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं ऑर्गन्स आपस में कंबाइंड होके, ठीक है। फिर जैसे ऑर्गन आपस में कंबाइंड होंगे सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, और फिर ऐसे ही बहुत सारे जो सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया मैंने, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बताया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया, ये जो सारे सिस्टम है ये कंबाइंड होंगे और फिर अपना किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, होल बॉडी का, यानी कि पूरी की जो है बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बात करें जो अपना जो पूरी बॉडी है इसका फॉर्मेशन कितने लेवल में हुआ, तो 6 लेवल में हुआ। सबसे पहले जो स्टार्टिंग करेंगे वो केमिकल्स लेवल से होगी, फिर सेल्स आएंगी, फिर टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, फिर ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, फिर सिस्टम का होगा, फिर अपनी पूरी और बॉडी का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब अपन पढ़ते हैं पहला केमिकल लेवल, ठीक है, कि केमिकल लेवल के अंदर जो है किस प्रकार से अपना स्ट्रक्चर फंक्शन होता है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो हम बात करते हैं केमिकल लेवल पे। तो अपना है पहला केमिकल लेवल। पहला जो लेवल अपना कौन सा है, केमिकल लेवल, ठीक है। केमिकल लेवल में क्या होता है कि अपना जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, कंबाइंड होंगे और बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर मैं आपकी बात करूं, जो अपनी बॉडी में जो है कितने केमिकल होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो 26 एलिमेंट्स जो है बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। 26 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन बॉडी, ठीक है। अपनी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, 26 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। फिर इसके बाद में बात करें कि इन एलिमेंट्स को जो है हम क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स हो जाएंगे। सबसे पहला अपना आएगा मेजर एलिमेंट, दूसरा अपना आएगा लेजर एलिमेंट, तीसरा आएगा अपना ट्रेस एलिमेंट, ठीक है। मेजर एलिमेंट जो बड़े होंगे, लेजर एलिमेंट जो इनसे थोड़े से क्या होंगे, छोटे होंगे, और ट्रेस एलिमेंट जो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो मेजर एलिमेंट की बात करें तो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है अपना ऑक्सीजन, दूसरा है अपना कार्बन, तीसरा अपना हाइड्रोजन और चौथा है अपना नाइट्रोजन, ठीक है। तो अपने जो 4 जो है एलिमेंट्स है वो किसका कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये मेजर होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में ये पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मेजर एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर मैं बात करूँगी परसेंटेज की, अगर हम बात करूँ तो 65% तो क्या होगा, अपना ऑक्सीजन होगा, और अपना 18.5% क्या होगा, अपना कार्बन होगा, और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 9.5% होगा, और नाइट्रोजन की बात करें तो 3.2% क्या होगा, नाइट्रोजन होगी, ठीक है। तो ये जो है ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेजर एलिमेंट है, ठीक है। इसके बाद में बात करें लेजर एलिमेंट की, तो लेजर एलिमेंट कितने होते हैं, अपने 8 होते हैं, ठीक है। तो 4 तो हो गए अपने मेजर एलिमेंट और 8 हो गए अपने कौन से, लेजर एलिमेंट, ठीक है। अब 8 + 4 = 12, ठीक है। इसके बाद में बचते हैं कितने अपने पास, 14 एलिमेंट कौन से, अपने ट्रेस एलिमेंट है। इस प्रकार से जो एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर किसका निर्माण करते हैं, अपने सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो बात हो गई अपनी केमिकल लेवल की, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट कि अपना जो है पूरा बॉडी स्ट्रक्चर किस प्रकार फंक्शन करेगा या किस प्रकार उसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपने होंगे एटम, ठीक है। एटम बहुत सारे होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स से एटम होंगे, वो एलिमेंट्स होंगे, फिर वो क्या होंगे, कंबाइंड होंगे, और कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, अपने
मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, एटम होंगे, एटम कंबाइन होंगे, किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, मॉलिक्यूल्स का। जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे तब अपनी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो कहलाएंगे अपने कौन सा लेवल, सेलुलर लेवल। ठीक है, कौन सा लेवल हो गया ये, सेलुलर लेवल। अब सेल का फॉर्मेशन हो गया तो ये कहलाएगा अपना कौन सा, सेलुलर लेवल। ठीक है, सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब हमें देखने को मिलेगा कि जो सेल्स हैं, बहुत सारी टाइप की सेल्स हो जाएंगी, ये आपस में कंबाइंड होंगी और किसका फॉर्मेशन करेंगी, टिश्यू का। तो सेल्स कंबाइंड होंगी और फॉर्मेशन करेंगे किसका, टिश्यू का। इसे बोलेंगे हम, एक मिनट, इसे हम क्या बोलेंगे, टिश्यू लेवल। ठीक है, टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया। अब टिश्यू आपस में कंबाइन होंगे और फॉर्मेशन कर लेंगे किसका, ऑर्गन का। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन लेवल। ठीक है, अब आपस में बहुत सारे जब ऑर्गन आपस में कंबाइंड होंगे तो फॉर्मेशन करेंगे किसका, सिस्टम का। इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम लेवल। ठीक है, और जब बहुत सारे सिस्टम होंगे आपस में मिल जाएंगे तो पूरी क्या कर लेंगे, बॉडी का फॉर्मेशन कर लेंगे। इस प्रकार से जो है अपने जो है 6 लेवल होते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के, यानी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चरल जो फॉर्मेशन होता है वो 6 लेवल्स में होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में। ठीक है, बेसिक लाइफ प्रोसेस। बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होती है, तो अपनी जो बॉडी है इसकी स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गया, बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके अंदर क्या होंगी, बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, बहुत सारे फंक्शंस होंगे। तो वो कौन कौन सी ऐसी 6 बेसिक लाइफ प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि ये तो क्या है, अपना जीव है और ये क्या है, निर्जीव है। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग बॉडीज के अंदर हम जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो वो कहलाती है अपनी लाइफ प्रोसेस। तो वो मेजर कौन सी 6 लाइफ प्रोसेस है जो क्या करती है, अपने लिविंग और नॉन लिविंग में क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करती है। तो सबसे पहला ही अपना आता है, ये भी कितनी लाइफ प्रोसेस होती है, 6 लाइफ प्रोसेस होती है। ठीक है, अपनी जैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कितने थे अपने, 6 थे, उसी प्रकार से जो है लाइफ प्रोसेस भी कितनी होती है, 6 होती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक एक को। पहला है अपना कौन सा, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल की रिएक्शंस होती हैं उन सब का जो टोटल है वो क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिज्म। यानी कि मेटाबॉलिज्म क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है उनका जो टोटल है वो क्या कहलाएगा, अपना मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है अपना रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है प्रतिक्रिया करना। मान लो अपना जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में किसी प्रकार का चेंजेज हो रहा है, हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी और जो अपना एनवायरनमेंट है दोनों क्या करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं, जिसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, इस होम्योस्टेसिस में यानी दोनों के बीच में संतुलन बना रहता है। अगर अपना जो एनवायरनमेंट है किसी प्रकार का अगर क्या आता है, कोई भी परिवर्तन आता है, कोई भी चेंजेज आते हैं, तो तुरंत अपनी बॉडी है वो क्या करती है, उसका क्या करती है, रेस्पॉन्स करती है। ठीक है, तो ये जो अपनी बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है अपनी बॉडी की, तो ये जो है लिविंग और नॉन लिविंग में क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तुरंत क्या करते हैं, जैसे में एनवायरनमेंट में चेंजेज आएंगे तो वो क्या करेंगे, रेस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, तो ये अपनी दूसरी लाइफ प्रोसेस है। थर्ड है अपना मूवमेंट। ठीक है, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, एक जगह से कहाँ जा सकते हैं, दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये भी हमें क्या देखने को मिलता है, लिविंग्स के अंदर देखने को मिलता है। तो ये अपनी भी क्या है, मेजर बेसिक लाइफ प्रोसेस है। इसके बाद में आता है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ को अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, इसको वृद्धि। ठीक है, ग्रोथ क्या होती है कि साइज में और नंबर में क्या करना, इंक्रीजमेंट होना। ठीक है, किसी भी ऑर्गन की या टिश्यू की या सेल्स की या पूरी पूरी बॉडी की या पूरा ऑर्गेनिज्म की साइज में या उसकी जो सेल्स है उसमें क्या होना, इंक्रीजमेंट होना, क्या कहलाता है, अपना ग्रोथ। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर बेसिक लाइफ प्रोसेस है कि उनकी जो सेल्स है, उनकी जो ऑर्गन्स है, उनकी जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या करती है, अपनी साइज में और उनकी जो सेल्स है उसमें नंबर्स में क्या करती है, इंक्रीजमेंट करती है। तो ये भी क्या है, अपनी एक 4th नंबर की बेसिक लाइफ प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। इसके बाद में क्या आता है, डिफ्रेंशिएशन। जो हमें लिविंग और नॉन लिविंग में क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है
कि एक सेल का या एक स्ट्रक्चर का बदल के दूसरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। जैसे कि अगर बात करें हम जो बोन सेल्स होती है ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है, वो जब बनती है तो वो ओस्टियोब्लास्ट होती है, फिर उसके अंदर कुछ डिफरेंशिएशन होता है, कुछ चेंजेज आते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, ठीक है। तो प्री मेच्योर स्टेज से जो है मेच्योर होना क्या कहलाता है, अपना डिफरेंशिएशन कहलाता है, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये भी क्या है, एक प्रकार की लाइफ प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर। और लास्ट है अपना रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपनी ही जैसी क्या करना, एक और फोटोकॉपी बना लेना, अपना जैसा एक नया जीव बना लेना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये जो 6 लाइफ प्रोसेस है ये ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहला है अपना मेटाबॉलिज्म, दूसरा है रेस्पॉन्सिवनेस, थर्ड है अपना मूवमेंट, फोर्थ अपना ग्रोथ, और फिफ्थ अपना डिफरेंशिएशन, ठीक है, और 6 अपना रिप्रोडक्शन है, ठीक है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो कितने टाइप का होता है, 2। इसकी कितनी फेज होती है, मेटाबॉलिज्म की 2 फेज होती है, ठीक है। एक सेकंड में, तो अपने मेटाबॉलिज्म की कितनी फेज होती है, 2 फेज होती है। तो मेटाबॉलिज्म की 2 फेज होती है, एक होता है अपना कैटाबॉलिज्म और एक होता है अपना क्या, एनाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म क्या होता है कि कैटाबॉलिज्म को क्या बोलेंगे कि जब अपने जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, अगर उनको ब्रेक डाउन किया जाए किसमें, सिंपल में, किसमें कन्वर्ट कर दिया जाए, सिंपल में, ताकि अपनी बॉडी उनको यूज कर सके और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सके, तो वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, अपना कैटाबॉलिज्म कहलाती है, ठीक है। कैटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर ब्रेक डाउन इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर बात करें एनाबॉलिज्म की, एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है उनको क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन, सिंपल मॉलिक्यूल्स है उनको क्या कहते हैं, कंबाइंड किया जाता है, और कंबाइंड करके क्या बना दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एनाबॉलिज्म। तो हमारी बॉडी के अंदर जो है दोनों क्रिया एक साथ देखने को मिलते हैं, कैटाबॉलिज्म भी होता है और एनाबॉलिज्म भी होता है। जैसे मान लो हमने खाना खाया, उस खाने को क्या करना पड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन जो हमने लिया है उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना पड़ता है। ब्रेक डाउन करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, तुम्हारा कैटाबॉलिज्म कहलाएगी। अब वो जो अमीनो मिला उससे हमें क्या करना है, दूसरे प्रकार की प्रोटीन्स बनानी है, तो वापस से उनको क्या करना पड़ेगा, कंबाइंड करना पड़ेगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, अपना एनाबॉलिज्म कहलाती है, ठीक है। इस प्रकार की जो है बेसिक लाइफ प्रोसेस हमारी ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलती है, जो हमें लिविंग और नॉन लिविंग को क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करती है। अगर इनमें से, अगर अपनी जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है, अगर इनमें से ये प्रोसेस ना हो तो हमारी बॉडी है वो क्या कहलाएगी, डेड कहलाएगी, ठीक है। और अगर ये सारी लाइफ प्रोसेस ह्यूमन में हो रही है तो वो क्या कहलाएंगे, अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। तो आज के इंट्रोडक्शन में इतना ही। सबसे पहले हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, एनाटॉमी होती क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी को हम एनाटॉमी कहते हैं, और जो फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने देखा था लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे पहले हमने केमिकल लेवल देखा, जिसमें एटम मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, सेल्स का। फिर सेलुलर लेवल में सेल्स कंबाइंड होती है, टिश्यू बनाती है, टिश्यू कंबाइंड होते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन कंबाइंड होकर सिस्टम, और सिस्टम जब कंबाइंड होते हैं तो होल बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा 6 ही अपने पास बेसिक लाइफ प्रोसेस है, इसमें हमने सबसे पहले देखा मेटाबॉलिज्म, फिर दूसरा रेस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और रिप्रोडक्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये होता है अपना इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।